आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूं जनाब कृष्ण चंद्र का नॉवेल आसमान रोशन है। अब तक मैं आपको इनकी 4 किस्तें सुना चुका हूं। आज 5वीं किस्त सुनिए। 5वीं किस्त। ड्यूक स्नोस की चोटी पर बैठे बैठे वो देर तक मगरबी घाट के फैले हुए सिलसिले कोह की वादियों, मर्गजारों, ढलवानों से नजरें घुमाते घुमाते मैदानों पर आ जाते। वहां से एक जंगल पर हद निगाह खत्म हो जाती, जिसके पार समुंदर चमक रहा था और समुंदर में एक लाइट हाउस खड़ा था। एल्सा ने अपनी दूरबीन से सब कुछ देखा, फिर इसाक को दिखाया। अरे, ये तो बंबई के करीब ही एक लाइट हाउस है। इसाक खुशी से चिल्लाया। हाँ, एल्सा ने आहिस्ता से कहा, बंबई, जहां मेरा खाविंद रहता है। एल्सा की आवाज में एक गहरा इत्मीनान था। एल्सा का गहरा मुतमईन लहजा एक खंजर की तरह इसहाक के दिल में घूम घूम गया। ये बंबई है जहां मेरी जमीला रहती है, मगर मेरी किस तरह? वो तो, उसका जिस्म सर से पांव तक कांपने लगा। उसकी आंखें भर आईं। उसका जिस्म सर से पांव तक कांपने लगा, उसकी आंखें भर आईं। एल्सा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम फिर मोहब्बत करोगे? हरगिज नहीं, कभी नहीं। दुनिया में मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है। इसहाक ने बड़े जोश से कहा, एक बार भी होती है? एल्सा ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब दिया, और कई बार भी होती है। और हर बार यह मोहब्बत पहली बार की तरह सच्ची, पाकीज़ा और गहरी होती है। हर मोहब्बत पहली मोहब्बत से बिल्कुल अलग, बिल्कुल नई, बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल सच्ची और गहरे ताल्लुक के साथ होती है। ये मैं तुमसे अपने तजुर्बे की बिना पर कहती हूँ। वो लोग मजहब के डर से, इखलाक के डर से या समाज के डर से इसका इकरार नहीं करते, मगर है ये बात बिल्कुल सच। और फिर कभी इन मोहब्बतों के दरमियान ऐसे बंजर और वीरान माहो साल आते हैं जब दिल की वादियों में कुछ नहीं उगता, जब हर चश्मे का पानी मर जाता है और हर शाख बेवा हो जाती है, जब नज़र एक सब्ज पत्ते के लिए और दिल एक सुनहरे नगमे के लिए तरसता रह जाता है, और इंसान उन्हें देख देख कर सोचता है कि अब कुछ ना होगा। मगर फिर बाहर आती है, फिर नगमे फूटते हैं, फिर चश्मे उबलते हैं, और नज़र से नज़र तक सब्ज पत्ते फैलते ही फैलते चले जाते हैं। ज़रा सोचो तो इसहाक, अगर इस दुनिया में बाहर एक ही बार आती, अगर शाख फिर कभी अगर शाख फिर कभी दुल्हन न बन सकती, अगर गहरे जख्म कभी मुंदबिल ना हो सकते, तो जीना किस कदर मुश्किल हो जाता। मैं समझता हूँ, मगर मैं क्या करूँ? मैं शायद अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। कोई मुझसे बार बार कहता है, उठ, अब तेरे लिए सब कुछ ख़त्म है, उठ और उस चोटी से छलांग लगा दे। अभी अभी तुम्हारे करीब बैठा हूँ, सोच रहा था कि यहाँ से सिर्फ 10 कदम पर मौत है। मौत जिसे लोग इस कदर मुश्किल समझते हैं, दरअसल किस कदर आसान है। उस चोटी पर कहीं भी, किसी भी तरफ 10 कदम आंखें बंद करके चलूं, मुझे मौत आ जाएगी। 9वें कदम पर चोटी ख़त्म हो जाएगी, 10वें कदम पर
मौत। एल्सा घबरा के बोली, तुम निरे अहमक हो, आओ वापस चलें। ये तुम्हें खामखा मैं तुम्हें खामखा इस पहाड़ की चोटी पर लाई। इसहाक ने कहा, नहीं, अभी 2 दिन तक तो कोई खतरा नहीं है। मैंने अपने आप से 6 दिन तक न मरने का वादा किया था। 4 दिन गुजर गए। एल्सा और वो दोनों चुपचाप चोटी से नीचे उतरने लगे। एल्सा का छरेरा बदन देखकर इसहाक को मुतलिक अंदाजा न हो सका कि वो उसकी हम उम्र है। जब एल्सा ने उसे अपनी उम्र बताई तो वो हैरत में आ गया। एल्सा रोज होटल में ना ठहरी थी, वो बाजार के नजदीक होटल सेंट्रल में ठहरी थी। ड्यूक नोज से वापस आके वो लंच खाने के लिए अपने होटल चली गई। इसहाक ने उसे रोकना चाहा, मगर वो ना रुकी। कहने लगी, लंच के बाद मैं अपने खाविंद को खत लिखूंगी, उसे अपनी आमद की तारीख और गाड़ी के वक्त की इत्तला दूंगी। उसके बाद ज़रा सोऊंगी, फिर शाम को हम दोनों नदी के किनारे किनारे घूमने जाएंगे। तुम्हारी ये फलालीन की पतलून नहीं चलेगी इस मौके के लिए, क्योंकि जगह जगह नदी के पानी में से चलना पड़ेगा। निक्कर पहन के आना और 5 बजे होटल सेंट्रल में पहुंच जाना। एल्सा के चले जाने के बाद वो डाइनिंग हॉल में खाना खाने चला गया, क्योंकि लंच का वक्त ख़त्म हो रहा था। हम इस वक्त हॉल में उस वक्त कोई न था। सिर्फ एक मेज़ पर एक चितकबरे मुंह वाला, लजलजे गालों और ढीले ढाले हाथों वाला आदमी खाना खा रहा था। उसके सर पर एक मारवाड़ी वजह की पगड़ी थी और वो अपने हाथ में एक बहुत बड़ी अंगूठी पहने हुए था, जिसका सफ़ेद नगीना अगर सचमुच हीरे का था तो 50,000 से कम का ना होगा। इसहाक ने अपनी मेज पर बैठकर लंच का ऑर्डर दे दिया। वो देख रहा था कि चितकबरा देर से उसकी तरफ देख रहा है। गालिबन बात करना चाहता था, मगर यही सोचकर इसहाक बात करना ना चाहता था कि इस मेंढक नुमा इंसान से क्यों कर बात की जा सकेगी। ए मिस्टर, चितकबरे ने बड़ी नखवत से उसे बुलाया। क्या है? इसहाक ने उसे दुगनी नखवत से जवाब दिया, ये पाकिस्तान वाला हमको मुक्का दिखाता है। चितकबरे ने मेज पर से अखबार उठाकर हाथ में झुलाते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? इसहाक ने पूछा। हमारे मुल्क वाला इसको मुक्का क्यों नहीं दिखाता? चितकबरा बोला। मैं क्या करूं? इसहाक ने फिर पूछा। तुम साला राइटर क्या करेगा? चितकबरा बेझिझक बोला। मगर हम पूछता है, हमारे मुल्क के गवर्नमेंट को क्या हुआ? उसको मुक्का क्यों नहीं दिखाता है साला? मुक्केबाजी से लड़ाई शुरू हो जाएगी चितकबरे। हो जाए, अपने को यही मांगता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई हो तो साला कुछ तो दिल ठंडा हो। साला रोज अखबार में पढ़ पढ़ कर हमारा खून गर्म होता है, पर अपना नाम चित बकरा नहीं है। तुमको किसी ने गलत बताया है। हमारो नाम रणछोड़ लाल वसेरिया है। तुम हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग क्यों चाहते हो? इसहाक ने पूछा। क्या तुम्हारे वहाँ कोई रिश्तेदार मारे गए थे? नहीं। पाकिस्तान से तुम्हें अपनी जायदाद छोड़ के भागना पड़ा? नहीं। पाकिस्तान में तुम किसी को जानते हो जो तुम्हारा दुश्मन है? नहीं। मैं तो जयपुर का हूँ, चितकबरा बोला।
पाकिस्तान में ना मेरी कोई जायदाद है, ना रिश्तेदारी, ना मेरी कोई दुश्मनाई है, फिर क्यों जंग चाहते हो? चितकबरा बोला, तुम साला राइटर लोग हमारा धंधा क्या जाने। जंग चलती रहे, जरा मामला गर्म हो, खून खराबा होता रहे तो हमारा धंधा खूब चलता है। क्या धंधा करते हो तुम? स्टॉक एक्सचेंज का। समझ गया। बसेरिया अपनी मेज पर मुक्का मार के बोला, तुम क्या समझोगे साला राइटर? या बड़ा बड़ा आदमी स्टॉक एक्सचेंज का धंधा नहीं समझ सकता। हमको 20 साल हो गया ये धंधा करते हुए, हमारी समझ में नहीं आया, तुम क्या समझेगा? बस अपन तो ये जानता है, जरा जंग चलती रहे, जरा गर्मा गर्मी रहे तो अपना मामला स्टॉक एक्सचेंज पर खड़ा रहता है। साला जब से कोरिया में लड़ाई बंद है, अपने धंधे का कुछ पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए तुम चाहते हो कि अगर और कहीं नहीं तो कम से कम पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ये जंग हो जाए। जंग में शायद तुम पहले रोज ही भर्ती हो जाओगे। चितकबरा हंसा, बोला, तुम साला राइटर लोग हमसे मजाक करता है। अरे हम 60 वर्ष का बुढ़ा है, तो तुम्हारा बेटा भी होगा कोई। हमारा 3 बेटा है, मगर तीनों हमारे साथ काम करता है। लड़ना हमारा धंधा नहीं, हम सिपाही नहीं है। हैरत की बात है, इसाक ने कहा, जो लोग जंग की बात इस कदर शिद्दत से करते हैं वो खुद कभी नहीं लड़ते, वो खुद कभी भर्ती नहीं होते, कभी खंदक नहीं खोदते, कभी गोली नहीं खाते। और जब जंग खत्म हो जाती है तो उन्हें सबसे पहले बड़ा ठेका, पहले से बड़ा ओहदा, माफ कीजिए, पहले से बड़ी वजारत सौंप दी जाती है। क्यों? इस दुनिया में सिर्फ कब्रों ही की इज्जत है, इंसानों की नहीं। क्यों मुझे बताओ ना चितकबरे। बसेरिया ने बात का रुख पलटने के लिए कहा, सूप ठंडा हो रहा है और फिर मैं तुमको अपना नाम बोल चुका है। मेरा नाम बसेरिया है, बसेरिया, चितबकरा नहीं, चितकबरा कहो। इस आंखों से समझाने लगा। चितवरका क्या होता है? बहुत उम्दा नाम है सेठ, खासकर तुम्हारे लिए तो बिल्कुल मौजू है। बहुत ही प्यारा और उम्दा नाम है। अपनी बीवी से कहो वो तुम्हें इसी नाम से पुकारा करे। मेरी घरवाली मर चुकी है। बसेरिया ने बहुत रंजीदा होकर कहा, तुमने कभी मोहब्बत की है? इसाक ने पूछा। सेठ, चितकबरा सूप पीते पीते हंसा। उसकी नेवले की सी मूछें फड़कने लगी। हंसी के साथ सूप का फव्वारा उसके कपड़ों में बिखर गया। चितकबरे ने बड़ी मुश्किल से कहा, हमारे देश में मोहब्बत करने का रिवाज नहीं है, इसको बहुत बुरा समझा जाता है। तुम साला राइटर लोग जब मिलेंगा मोहब्बत की बात करेंगा। हमको होटल के प्रोपराइटर ने बताया, इधर हमारे होटल में एक राइटर 3-4 रोज से आके ठहरा है। हमने कहा एक दिन से बात करेगा। तुम कौन से अखबार में काम करते है? अखबार नहीं, किताब लिखता है। बुक। कौन सा बुक? रेस का बुक नहीं, नावेल हमने कभी नहीं पढ़ा। तुमने कभी नॉवेल नहीं पढ़ा? कभी मोहब्बत नहीं की और कभी शफक भी नहीं देखी? वो क्या होती है? जाने दो सेठ,
लंच खाओ, तुम न समझोगे। इसहाक ने बड़ी नाउमीदी से कहा। थोड़ी देर तक खामोशी रही। तीसरे कोर्स पर चितकबरे ने पूछा, तुम कौन सी जबान में लिखता है? उर्दू में। तो तुम मुसलमान है? चितकबरे ने एक तकलीफ दे हैरत से पूछा। हाँ। जब ही क्या? इसहाक ने चौंका और गुस्से से कहा। कुछ नहीं, चितकबरा आहिस्ता से बोला। कुछ तो है, कुछ तो कहो, बताओ, साफ साफ बताओ क्या बात है? इसहाक ने पूछा। साफ साफ कह दूं? चितकबरा बोला। तुम बुरा तो ना मानोगे? नहीं। इसहाक ने बड़ी संजीदगी से सर हिला के कहा, मगर उसका खून अंदर से खौलने लगा था। बात यह है कि तुम सब मुसलमान गद्दार होते हो। थोड़ी देर तक कमरे में सन्नाटा रहा। ऐसा तकलीफ दे सन्नाटा कि इसहाक को अपनी सांस तक गले में रुकती हुई महसूस हुई। थोड़ी देर के बाद इसहाक ने कहा, मैं दूसरे मुसलमानों की बात नहीं करता, मैं सिर्फ अपने दिल की बात करता हूं। तुम ठीक कहते हो कि मैं इसहाक गद्दार हूं। बिल्कुल 100%, मुकम्मल गद्दार हूं। तुम्हारे और तुम्हारे ऐसे उन तमाम लोगों का जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग चाहते हैं। और मैं तुमको ये भी बता दूं सेठ कि मैं सिर्फ तुम्हारा था और तुम्हारे ऐसे लोगों का ही गद्दार नहीं हूं। मैं तो हर उस आदमी और हर उस ख्याल और हर उस अकीदे का गद्दार हूं जो न सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान बल्कि किसी भी दो मुल्कों के दरमियान जंग चाहता है। मैं तो गद्दार हूं नफरत का और जंग का और बर्बादी का, और वफादार हूं कौमों के दरमियान मोहब्बत का, वफा का और प्यार का। मैं तो वफादार हूं बहनों की इस्मत का और महबूबों के प्यार का, और दुश्मन हूं औरतों की बेवगी का, मोहब्बत के कातिलों और तुम्हारे ऐसे मुनाफाखोर सौदागरों का जो स्टॉक एक्सचेंज पर गरीब लोगों की कब्रें बेचते फिरते हैं। इतना कह के इसहाक ने इतने जोर से अपने तीसरे कोर्स की प्लेट चितकबरे के मुंह पर खींच मारी कि वो सेठ के मुंह से लगकर और वहां से पलटकर दोबारा जमीन पर जा गिरी और टुकड़े टुकड़े हो गई। सेठ का मुंह और आंखें, नाक, माथा और गाल सब शोरबे में लुथड़े हुए थे, और डबल रोटी के टुकड़े उसकी पगड़ी की तहों से बाहर थे। माफ कीजिएगा, और डबल रोटी के टुकड़े उसकी पगड़ी की तहों से बाहर बड़े मज़े का खेज अंदाज में झांक रहे थे। नौकर लोग आवाज़ सुनकर भागे भागे अंदर आए, मगर इसहाक उस वक्त तक हॉल से बाहर चला गया था। मारे गुस्से के तो सारा बदन कांप रहा था। उसका जी चाहता था कि वो सेठ के घिघियाए हुए गले को घोंट घोंट कर मार डाले। ऐसा वहशी सा वो अंदर से महसूस कर रहा था। उस वक्त थोड़ी देर बाद मैनेजर ऑफ प्रोप्राइटर चितकबरे में बैठ के कोने में बैठकर
माफ़ कीजिएगा। थोड़ी देर बाद मैनेजर और प्रोपराइटर चितकबरे सेठ को लेकर उसकी कॉटेज में आए। मैनेजर बोला, प्रोपराइटर साहब आपसे कुछ बात करना मांगता। इसाक उस वक्त लगातार सिगरेट पिए चला जा रहा था। बोला, बात करने की क्या ज़रूरत है, मैं खुद ही आज शाम तक एक कमरा किसी दूसरे होटल में ढूंढ लूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। फिर भी मैनेजर ने दोबारा कहा, प्रोपराइटर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। क्या ज़रूरत है बात करने की, इसाक चिल्लाया। मुझे मालूम हो जाता है जब मैं गलती करता हूँ। मैंने सेठ के मुंह पर प्लेट फेंकी, ऐसा करने का मुझे कोई हक न था। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। और चितकबरा मतलब है बसेरिया सेठ से माफ़ी मांगता हूँ। इसाक ने सेठ के सामने हाथ जोड़ दिए। सेठ हंसने लगा, बेहद खुश हुआ। प्रोपराइटर और दोनों इसाक के इशारे पर सोफों में धंस गए। सेठ ने कहा, गलती मेरी थी। मुद्दा मैंने ऐसी बात कही दी जो सब मुसलमानों को बुरी लगती। हमको क्या मालूम था इस साला राइटर भी मुसलमान है। होटल का प्रोपराइटर एक पारसी था, दुबला पतला, बड़े बड़े खरगोश जैसे कान, माथा चौड़ाई में घटा हुआ और लंबाई में ज़रूरत से ज़्यादा लंबा, और बीच में चपटा चपटा, इंतहाई मैले बदसूरत दांत, नाक में गुफ्तगू करता था, ज़बान से सिर्फ चखने का काम लेता था। उसकी गोल गोल करंजी आंखें हर वक्त चौकन्नी नज़र आती और निचले होंठ का दाया किनारा हर वक्त ज़रा सी देर के बाद खुद ब खुद एक तरफ को इस तरह खिंच जाता जैसे किसी ने रुखसार के अंदर एक डोरी से उसे बांध दिया हो, उसे बार बार पतंग की तरह खींचता हो। बोलिए हुर्मत जी, मैनेजर ने प्रोपराइटर से कहा। हुर्मत जी ने बोलना शुरू किया। हर फिक्रे के बीच में वो पतंग बार बार खींचती थी। इसाक को बड़ी दिलचस्प मालूम हुई वो पतंग। वो उसकी बातें सुनते सुनते यही सोचने लगा, यार अब ये पतंग कब कटेगी, जाने किस गजब का मांझा लगाया है इस डोर से किसी ने। हुर्मुस जी कह रहे थे, अपन को यहाँ दंगा नहीं मांगता और तुम इधर दंगा करने आया कायकू। मैं दंगा करने नहीं आया था प्रोपराइटर साहब, अब आपसे क्या अर्ज करूं। अर्जी की बात तो अदालत में होगी। पहले तुम बताओ, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने हमारे होटल को अखाड़ा बनाया। इधर साला पहले ही कुछ मुनाफा नहीं होता। जब से अंग्रेज़ गया खंडाले से, ऊपर से तुमने आके हमारे नौकरों को वर्गलाया। मैंने तुम्हारे नौकरों को वर्गलाया? क्या बात कर रहे हो? इसाक की हैरत बढ़ती चली। तुम ध्यान से सुनो ना, हम तुमको सब बताते हैं। परसों उधर बाजार में जो फौजी पेंशनर बैठता है ना, मुर्देकर और आई डोंट नो, मुर्देकर, और उधर एक चोपड़ी लेकर आया था। चोपड़ी क्या? इसाक ने पूछा। कागज़ का एक पुर्जा समझ लो। मैनेजर ने इसाक को बताया। वो उधर कागज़ लेकर आया था और हमारे नौकरों से सबसे सही यानी दस्तखत करा के ले गया। चोपड़ी में लिखा था कि कभी भी किधर भी किसी तरफ से भी साला जंग नहीं मांगता है। हमने अपने नौकरों को डांटा, तुमने क्यों सही किया? बोले ऐसे ही सही कर दिया, हमने सबको माफ़ कर दिया। बोला फिर ऐसा दस्तखत नहीं करना मांगता। नौकर लोग ने हाथ लगाया कानों को, पर अपनी जो छोकरी है ना वासंती, जो कपड़े धोती है, उसने कानों को हाथ नहीं लगाया। बोली हम तो फिर कोई ऐसा
कागज लेके आएगा तो फिर अंगूठा लगाएगा। हमने पूछा क्यों? बोली क्योंकि हम औरत है। साला का जवाब है। हमने उसको निकाल बाहर किया। तुमने उसे क्यों निकाल दिया? इसाक ने पूछा। अपन को इधर कोई पॉलिटिक्स का लफड़ा नहीं मांगता। आज नौकर लोग बोलेंगे जंग नहीं चाहिए, कल बोलेंगे अक्खा दिन काम नहीं चाहिए। अब होटल में तो अक्खा दिन काम है, सुबह से शाम करना होगा। अब क्या करेंगे हम ग्रेट होटल वाला? नौकर लोग का दिमाग खराब हो गया। तो अभी खंडाले में होटल वालों का धंधा अच्छा नहीं है। हमारे का बहुत जूना होटल है, बहुत जूना होटल है। जब से अंग्रेज इधर आया, पूना में छावनी डाला, जब से इधर हमारा होटल चलता है। मेसोपोटामिया में जंग हुआ, अफगानिस्तान में जंग हुआ, किधर किधर जंग हुआ, सब जख्मी सिपाही, अंग्रेज सिपाही इधर रखा जाता था। उधर हमारे होटल में दो बैंड था, स्विमिंग पूल था, डांस हॉल था, बार था, सब बंद हो गया। हमको लाखों की आमदनी थी, अब होटल की मरम्मत नहीं करा सकता। हम प्रोपराइटर लोग कल तक समझता था कि ये कागज का पुर्जा चोपड़ी पर मर्देकर ने दस्तखत यूं कराया होगा। हमने कल पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाकर मर्देकर को अंदर करा दिया, पर आज मालूम हुआ ये तो बड़ी गहरी चाल है। इधर बम्बई से तुम आया है हमारे होटल का बिजनेस खराब करने को। असल दंगा कराने वाला तुम है। इसाक ने कहा, मुझे कुछ इल्म नहीं मिस्टर, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। ये सब बातें मैं अभी तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूँ। ना मैं किसी मर्देकर को जानता हूँ, न किसी वासंती को। सेठ ने ऐसी उल्टी सीधी बातें की, मुझे भी गुस्सा आ गया। वरना मैं यहाँ जंग के बारे में कुछ कहने सुनने के लिए आया था। मैं तो किसी और ही क्या किस काम से तुम यहाँ आए थे? प्रोप्राइटर ने तंजन पूछा। इसाक ने गुस्से में भड़क कर कहा, मैं यहाँ जहन्नुम में जाने के लिए आया था, तुम्हें उससे क्या? हुर्मुज जी ने सोफे पर से उठते हुए कहा, मैंने पुलिस इंस्पेक्टर को रिपोर्ट कर दी है। पुलिस अभी आती होगी, वो तुम्हारे ऐसे बदमाशों को ठीक जहन्नुम का रास्ता दिखा देगी। तो ये था इस नॉवेल का 5वां हिस्सा। कल फिर आऊँगा, 6ठी किस्त सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।